जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आपका बिरसा मुंडा क्लासेस में आप हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ अग्न्याशय, ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी लार ग्रंथि। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर होती है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत यानी लीवर लीवर होती है फ्रेंड्स। यह शरीर के दाहिने ऊपरी भाग में डायाफ्राम के नीचे स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य जो है पीतरस यानी बाइल जूस का स्राव करना होता है। इसके अलावे भोजन का पाचन में सहायता करना तथा शरीर में ऊर्जा और विषैले पदार्थों को संतुलन बनाए रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे ग्रंथि जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यकृत। और इसका जो कार्य है, क्या कार्य है दोस्तों? पीतरस का निर्माण और शरीर की विषहरण प्रक्रिया में सहायक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है दोस्तों? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है या पाई जाती है? ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज़ हाइड्रोजन, ऑप्शन सी इज़ नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी जो है कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है दोस्तों? नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। इसकी मात्रा लगभग 78% होती है। कितना होता है दोस्तों? 78% होती है। जबकि अन्य गैसों की मात्रा निम्न प्रकार से है। ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में लगभग 21% यानी 21% पाया जाता है। हाइड्रोजन की बात करें तो बहुत ही अल्प मात्रा में लगभग 0.00005% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी O2 की बात करें तो इसकी जो मात्रा होती है वायुमंडल में ये 0.04%
पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी नाइट्रोजन। यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो ऑप्शन नंबर सी यानी नाइट्रोजन। ये 78% वायुमंडल में उपस्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इन चारों ऑप्शंस में किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी इज़ सीपीयू, ऑप्शन सी इज़ कीबोर्ड, ऑप्शन डी इज़ रैम। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है दोस्तों। यानी यहाँ पर कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू यानी ऑप्शन नंबर बी सीपीयू, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म। ठीक है, यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहां सभी गणना यानी कैलकुलेशन, तर्क यानी लॉजिकल डिसीजन और नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑपरेशन किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है दोस्तों। वंस अगेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है किसे कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का प्रमुख सोर्स यानी स्रोत कौन सा है इन चारों में से। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ चांद, ऑप्शन बी इज़ पृथ्वी, ऑप्शन सी इज़ सूर्य, ऑप्शन डी इज़ वायुमंडल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, तो सौर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सोलर एनर्जी का प्रमुख स्रोत जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी सूर्य यानी सन हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का प्रमुख स्रोत जो है वो कौन हो जाएगा दोस्तों? सूर्य। ठीक है, ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य है यानी सन। ठीक है, तो सूर्य के केंद्र में होने वाली नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो सूर्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं एक अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर H2O2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी HO2, ऑप्शन डी OH2। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर सही उत्तर कौन सा होने वाला है। आइए देखते हैं, तो जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो H2O हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल या पानी के अणु में 2 हाइड्रोजन
होता है और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इसे H2O द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा? H2O द्वारा लिखा जाता है, जहाँ पर H2 का जो मतलब होता है कि दो हाइड्रोजन परमाणु। H2 का मतलब दो हाइड्रोजन परमाणु और O मीन्स एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर यानी सही ऑप्शन नंबर बी यानी जल का रासायनिक सूत्र जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? जल का रासायनिक सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? H2O यानी ऑप्शन नंबर बी H2O हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर 206, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 205, ऑप्शन डी 208। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो मानव शरीर यानी एक वयस्क मनुष्य या एडल्ट में 206 हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए यानी 206 हड्डियां होती है। ठीक है, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, जबकि नवजात शिशु यानी न्यू बोर्न बेबी में लगभग 270 हड्डियां होती हैं जो बढ़ते समय आपस में जुड़कर, जैसे जैसे बड़ा होते जाता है शिशु तो आपस में वो हड्डियां जुड़कर 206 रह जाती है। ठीक है, यदि बात किया जाए मुख्य भागों में हड्डियों का जो विभाजन होता है दोस्तों, यदि बात किया जाए तो खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। कितना? 22 हड्डियां होती हैं। रीढ़ की हड्डी जो है 26 हड्डियां होती हैं। छाती में बात किया जाए तो 25 हड्डियां पाई जाती हैं। ऊपरी भुजाएं यानी आर्म में 64 हड्डियां पाई जाती हैं। निचले पैर पर यदि बात किया जाए तो 62 हड्डियां पाई जाती है। कान की हड्डियां टोटल नंबर 6 होती है, यानी प्रत्येक कान में 3-3 हड्डियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से यदि बात किया जाए कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो टोटल मिलाकर इन सभी को मिलाकर 206 हड्डियां पाई जाती हैं मनुष्य के शरीर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो क्या होती है? 206। ओके, चलिए इसी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। और आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। आइए देखते हैं। तो ये जो है हमसे पूछ रहा है दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ठीक है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या होती है या क्या है? ठीक है, ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ वोल्ट, ऑप्शन बी इज़ ओम, ऑप्शन सी इज़ एम्पियर, ऑप्शन डी इज़ वाट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो करेक्ट ऑप्शन सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों? वो होती है एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यदि वोल्ट की बात किया जाए तो क्या होता है? यह विद्युत दबाव या वोल्टेज की इकाई होती है। ठीक है, ओम की बात किया जाए तो यह प्रतिरोधक की
इकाई होती है। यदि एम्पियर तो हमारा सही करेक्ट आंसर है। यह करंट की इकाई है, यानी यह विद्युत धारा की इकाई होती है। और वाट जो है यह शक्ति यानी पावर की इकाई होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो ऑप्शन नंबर सी यानी एम्पियर हो जाएगी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। और ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखते हैं। तो ये पूछ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? ओके, कौन सा विटामिन जो है वो धूप से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए इज़ विटामिन ए, ऑप्शन बी इज़ विटामिन बी, ऑप्शन सी इज़ विटामिन सी, और ऑप्शन डी जो है वो हमारा विटामिन डी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं। विटामिन डी और धूप का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी हमारी त्वचा में कोलेस्ट्रॉल होता है। जब यह सूर्य की अल्ट्रावायोलेट किरणों से प्रभावित होती है तो यह विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। यानी विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए और कैल्शियम अवशोषण के लिए आवश्यक है दोस्तों। यानी यहाँ पर जो है कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है, यानी हमारा जो है विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अन्य विटामिन की बात किया जाए तो अन्य विटामिन की बात किया जाए तो विटामिन ए जो है गाजर पपीता दूध से मिलता है। ठीक है, विटामिन ए जो है हमारा गाजर पपीता दूध से मिलता है। विटामिन डी की बात किया जाए तो अनाज दाल हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। विटामिन सी की बात किया जाए तो नींबू संतरा अमरूद से मिलता है। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है क्या हो जाएगा, विटामिन डी जो है धूप से प्राप्त होता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड की जो है खोज किसने की थी दोस्तों? ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन जो है हमारे समक्ष न्यूटन, वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी डार्विन और ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं डीएनए की जो खोज जो है वो किसने की थी। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीएनए क्या है। तो डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो हमारे शरीर में विरासत यानी जेनेटिक जानकारी ले जाने वाली अणु है। यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होने वाली है। इसके जो खोज करता है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक हैं दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1993 में, कब, 1953 में, ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना खोजी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी यानी वाटसन एवं क्रिक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं इसका जो प्लावक यानी प्लैंकटन किस प्रकार का जीव है दोस्तों। प्लावक किस प्रकार का यानी प्लैंकटन जो है वो किस प्रकार का जीव है। ऑप्शन ए इज जलचर यानी जल में रहने वाला,
ऑप्शन बी स्थलीय यानी स्थल में रहने वाला, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव है जो छोटे छोटे जीव होते हैं, या वायवीय यानी वायु में रहने वाला, हवा में रहने वाले जीव। तो प्लवक किस प्रकार का जीव है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो प्लवक क्या होते हैं? प्लवक यानी प्लैंकटन, प्लवक यानी प्लैंकटन, PLANKTON, प्लैंकटन जो होता है यह छोटे छोटे जीव होते हैं जो पानी में तैरते या बहते रहते हैं। इनका जीवन मुख्यतः पानी में होता है। ये पौधे और जानवर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी चूँकि प्लवक यानी प्लैंकटन पानी में रहते हैं, इसलिए ये जलचर यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी जल में रहने वाले प्लवक हैं। यानी प्लवक यानी प्लैंकटन जो है वो जलचर जीव होते हैं, पानी में रहने वाले जीव होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए यानी जलचर। ठीक है, यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ लोहा, ऑप्शन बी इज़ हीरा, ऑप्शन सी इज़ प्लेटिनम, ऑप्शन डी इज़ सोना। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होना। तो आइए दोस्तों जानते हैं आखिर कठोरता यानी हार्डनेस क्या होती है। तो हार्डनेस जो होती है किसी पदार्थ की कठोरता मापने के लिए मोहस स्केल का प्रयोग होता है ना। इस स्केल पर हीरा जो है सबसे ऊपर यानी सबसे कठोर, यानी इसकी स्केल जो मोहस स्केल जो होती है इसमें डायमंड सबसे ऊपर 10 पर होती है। यानी सबसे पदार्थ यानी कठोर पदार्थ जो है सबसे कठोर पर, यहाँ पर सबसे कठोर पदार्थ जो हो जाएगा दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी हीरा हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि इसका कठोरता मापने की जो स्केल होती है उसको मोहस स्केल का प्रयोग होता है, और इस स्केल पर डायमंड सबसे ऊपर है ना। उसके पश्चात लोहा, प्लेटिनम, सोना ये सबसे निचले स्तर पर होता है। इसलिए सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा यानी डायमंड है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर यानी सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा होता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? मानव रक्त का यानी ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। तो मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ 7.4, ऑप्शन बी इज़ 6.8, ऑप्शन सी इज़ 7.0, ऑप्शन डी इज़ 8.0। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि मानव रक्त यानी मनुष्य रक्त यानी मानव ब्लड का जो पीएच मान क्या होता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है दोस्तों वो कितना होता है? 7.4, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं पीएच का अर्थ क्या होता है। तो पीएच जो है, पीएच मापता है कि किसी पदार्थ में एच आयन यानी हाइड्रोजन आयन कितने हैं। ठीक है, यदि पीएच जो है वो
पीएच जो है 7 से कम हो तो वो अम्लीय होगा। यदि पीएच 7 से बराबर हो, पीएच जो है वो हमारा 7 से बराबर हो तो न्यूट्रल हो जाएगा। यदि पीएच मान 7 से बड़ा हो, ठीक है, तो ये क्षारीय यानी बेसिक अल्कलीन हो जाएगा। तो मानव शरीर का तापमान पीएच, मानव रक्त का पीएच लगभग 7.35 से 7.45 के बीच रहता है, इसलिए इसे सामान्यतः 7.4 माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? 7.4 माना जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन ए यानी 7.4 जो है मानव शरीर यानी मानव रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। और ये हमसे पूछ रहा है कि गति के तीसरे नियम का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। गति के तीसरे नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए इज गैलीलियो ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी आइंस्टीन ने, ऑप्शन डी आर्किमिडीज ने। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में गति के तीसरे नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो गति के तीसरे नियम यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को प्रतिपादन सर आइजक न्यूटन ने किया था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यानी गति के तीसरे नियम का प्रतिपादन जो है वो न्यूटन महाशय ने किया था। यह नियम उन्होंने 1687 कब 1687 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया यानी फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में बताया था। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यानी यह तीसरे गति के का नियम है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल यदि बात किया जाए तो बंदूक से गोली चलाने पर गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे की ओर झटके से क्या कर लेती है? झटके से हिलती है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर, सही ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन हो जाएगा। इन्होंने तीनों गति के नियमों को दिया था। न्यूटन महाशय ने जो है ये गति के पहले, दूसरे और तीसरे तीनों नियमों को दिया हुआ है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और आइए देखते हैं, ये हमसे पूछ रहा है कि रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी जो है की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए इज़ मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी इज़ रदरफोर्ड, ऑप्शन सी इज़ हेनरी बैकरल, ऑप्शन डी इज़ वाटसन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है किसने की थी, ठीक है। तो रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरिक बैकरल ने 1896 में की थी दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर बी हेनरी बैकरल के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। कब दोस्तों? 1896 में। कब? 1896 में। तो इसमें उन्होंने पाया कि यूरेनियम नामक तत्व स्वयं से अदृश्य किरणें निकालती है जो फोटोग्राफी प्लेट का बिना प्रकाश के भी काला कर देती है। इन्हीं किरणों को बाद में रेडियोधर्मी किरणें कहा गया। इस खोज के लिए उनको 1903 ईस्वी में, कब? 1903 ईस्वी में
हेनरी बेकरेल को मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। कब? 1903 ईस्वी को हेनरी बेकरेल के साथ साथ मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के साथ पुरस्कार दिया गया था। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यानी हेनरी बेकरेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए इज़ हीलियम, ऑप्शन बी इज़ हाइड्रोजन, ऑप्शन सी इज़ ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इज़ नाइट्रोजन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में यानी सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है। आइए देखते हैं। तो हाइड्रोजन संसार की सबसे हल्की गैस यानी लाइटेस्ट गैस है दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की गैस जो है हाइड्रोजन गैस है। इसका परमाणु क्रमांक जो है एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, यानी यह सबसे सरल और हल्का तत्व है। हाइड्रोजन का आणविक भार यानी मॉलिक्यूलर वेट लगभग 2 ग्राम पर मोल होता है, जो सभी गैसों से काफ़ी कम है। यह बेरंग, गंधहीन, स्वादहीन और ज्वलनशील गैस है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला भी हाइड्रोजन ही है दोस्तों। यह कुल पदार्थ का लगभग 75% भाग जो है बनाती है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी सबसे हल्की गैस जो है वो कौन सी है दोस्तों? हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन यानी सबसे हल्की गैस जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन। चलिए इसी के साथ चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। और ये हमसे पूछ रहा है कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? दूध में यानी मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ ग्लूकोज, ऑप्शन बी इज़ फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी इज़ लैक्टोज और ऑप्शन डी जो है सुक्रोज। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों वो लैक्टोज होता है, यानी लैक्टोज ही वह कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक डाइसेक्राइड शर्करा है जो 2 सरल शर्कराओं से मिलकर बनी होती है। यानी लैक्टोज जो बना होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, वो जो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टालोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज दूध का हल्का सा मीठा स्वाद प्रदान करता है। लैक्टोज दूध को हल्का मीठा स्वाद प्रदान करता है। और यदि बात किया जाए स्तनधारियों में जीव के दूध में लैक्टोज की मात्रा जो होती है 4 से 5% तक होती है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, दूध में जो कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी लैक्टोज पाया जाता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं।
ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। यानी ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? ऑप्शन ए इज़ क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी इज समताप मंडल, ऑप्शन सी इज आयन मंडल, ऑप्शन डी इज ताप मंडल। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। आइए देखते हैं। तो ओजोन परत पृथ्वी में वायुमंडल के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। यह परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। इस परत में ओजोन गैस यानी O3 होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायोलेट रेज को शोषित करती है। इस वजह से यह परत पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर, सही ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी यानी समताप मंडल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि गोल्डन फाइबर पुरस्कार किसे कहा जाता है? सॉरी, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ठीक है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इज कपास, ऑप्शन बी इज जूट, ऑप्शन सी इज रेशम, ऑप्शन डी इज सन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो जूट को ही गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, गोल्डन फाइबर जो है ये जूट को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जूट को ही गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसका यह नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका रंग सुनहरा यानी गोल्डन है और पीला और भूरा भी होता है। यह एक चमकदार प्राकृतिक रेशा यानी शाइनिंग नेचुरल फाइबर है। जूट के पौधे मुख्य रूप से बांग्लादेश, भारत में पश्चिम बंगाल, असम, बिहार आदि में उगाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यानी गोल्डन फाइबर जो है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? जूट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ठीक है, यानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन ए इज़ फीमर, ऑप्शन बी इज स्टेप्स, ऑप्शन सी इज टिबिया, ऑप्शन डी इज ह्यूमरस। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों। ठीक है, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है दोस्तों? आइए देखते हैं। यदि फीमर की बात किया जाए तो ये जांघ की हड्डी है और यह सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर की। ठीक है, और टिबिया की बात किया जाए तो यह पैर में पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमरस, टिबिया जो है ये पैर में पाया जाता है, ह्यूमरस जो है हमारा बाह में पाया जाता है। और यदि स्टेप्स की बात किया जाए तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ना, यानी स्मॉलेस्ट बोन है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी स्टेप्स है दोस्तों। स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी स्मॉलेस्ट बोन है। यह कान के मध्य कान एवं मध्य कान यानी मिडिल
एयर में स्थित होती है। स्टेप्स हड्डी का कार्य जो होता है वो ध्वनि कंपन यानी साउंड वाइब्रेशन कान के पर्दे के भीतर के कान यानी इनर एयर तक पहुंचाना होता है। यह 3 श्रवण अस्थियों यानी ऑडिटरी ओसिकल्स में से एक है। पहला जो है मेलियस यानी हथौड़ा जैसा, इनकस यानी निहाई जैसा और स्टेप्स यानी रकाब जैसी। इसका आकार लगभग 3 मिलीमीटर होता है, यानी यह एक चावल के दाने से भी छोटी होती है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर बी यानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेप्स होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज पृथ्वी, ऑप्शन बी इज मंगल, ऑप्शन सी इज बृहस्पति या जुपिटर, ऑप्शन डी इज शनि। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है। आइए देखते हैं। तो जुपिटर यानी बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बृहस्पति यानी जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह गैसीय ग्रह है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसका व्यास यानी डायमीटर जो होता है दोस्तों ये 1,42,984 किलोमीटर होता है दोस्तों। 1,00,000 हमारा 42,984 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के मुकाबले लगभग 11 गुना बड़ा है। कितना गुना? 11 गुना बड़ा है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 318 गुना अधिक है दोस्तों। इसके चारों ओर विशाल गैस की पट्टियां और एक महान लाल धब्बा यानी ग्रेट रेड स्पॉट दिखाई देता है, जो एक विशाल तूफान है ना। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी बृहस्पति हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, कौन सा होने वाला है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यानी सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर यानी बृहस्पति को माना जाता है। ओके, चलिए तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें दोस्तों। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद, जय भारत।